हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 6 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, टुवार्ड्स आ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट ये किसने जारी की है? तो टुवार्ड्स आ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी नीति आयोग। नीति आयोग ने टुवार्ड्स आ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है। किसके साथ मिलके? तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? कोविड-19 के बाद यानी कोरोना वायरस क्राइसिस निपट जाने के बाद एनर्जी और मोबिलिटी सेक्टर में यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ग्रीन टेक्नोलॉजी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका एनालिसिस किया गया है इस रिपोर्ट में। तो आप याद रखिएगा, रिसेंटली नीति आयोग ने रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर टुवार्ड्स आ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है। बात करते हैं नीति आयोग की, तो आप यहाँ पे फुल फॉर्म देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। इस समय कौन है? मोदी जी इसके चेयरपर्सन हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो राजीव कुमार इसके वाइस चेयरपर्सन हैं। और सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो अमिताभ कांत जी इसके सीईओ हैं। नीति आयोग में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली किसने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। ये जो ऐप इनोवेशन चैलेंज है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद, इस मिनिस्ट्री के द्वारा रन किया जाएगा। किसकी मदद से? तो अटल इनोवेशन मिशन की मदद से इस जो है ऐप इनोवेशन चैलेंज को रन किया जाएगा। पर्पज़ क्या है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का? पर्पज़ है कि कई सारी जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको इनवाइट किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि आप वर्ल्ड क्लास मेड इन इंडिया मोबाइल ऐप्स को डेवलप करें। आप सभी को पता है टिकटॉक बैन हो गया है, तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कुछ मेड इन इंडिया ऐप्स की। देखिए, ये जो ऐप इनोवेशन चैलेंज है इसमें जो भी विनर होगा उसको 2 लाख से लेके 20 लाख तक का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और जो ये ऐप इनोवेशन चैलेंज है इसको रन करेगी कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर इसको रन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड ने 5000 मेगावाट के सोलर और थर्मल पावर एसेट्स क्रिएट करने के लिए किस पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड ने एनएलसी यानी कि नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है 5000 मेगावाट के सोलर एंड थर्मल पावर एसेट्स, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, डेवलप करने के लिए। अब ये कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाएंगी 50-50 पार्टनरशिप में, जो कि ऑल ओवर इंडिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगी। इसके अलावा कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी लिमिटेड ने एक 12,000 करोड़ का एग्रीमेंट किया है। इसके तहत वो 3000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेंगी। तो आप ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। बात करते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड की, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के पास एक नेवेली करके प्लेस है तमिलनाडु में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना हुई थी 1956 में। और एनएलसी के चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों हैं राकेश कुमार जी, आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNFCCC को अपनी रेड प्लस रिजल्ट सबमिट करने वाली पहली अफ्रीकन कंट्री कौन बन गई है? तो रिसेंटली युगांडा फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अपनी रेड प्लस रिजल्ट रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रेड प्लस का क्या मतलब है? तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। देखिए, जो ये रेड प्लस है ये UNFCCC का एक मैकेनिज्म है जिसके तहत कार्बन एमिशन को कम किया जाता है फॉरेस्टेशन को बढ़ावा देके। देखिए, अब ये रिपोर्ट सबमिट कर देने से फ़ायदा क्या होगा? जो युगांडा है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF जिसको आप कहते हैं 2010 में स्थापित हुआ था ये।
इसके तहत कुछ बजट ले सकता है, फंड ले सकता है और उसको अपने यहाँ डेवलपमेंट के कार्यों में खर्च कर सकता है। तो रिसेंटली युगांडा पहली अफ्रीकन कंट्री हो गई है जिसने अपने रेड प्लस रिजल्ट UNFCCC को सबमिट कर दिए हैं। युगांडा की बात करते हैं तो यहाँ मैप में देख लीजिए आप, युगांडा कैपिटल इसकी क्या है, कंपाला इसकी कैपिटल है। इसकी करेंसी आप देखिएगा युगांडन शिलिंग इसकी करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है, योवेरी म्यूज़वेनी इसके प्रेसिडेंट हैं। ये विक्टोरिया लेक को टच करता है। कल मैंने आपको पढ़ाया था बोत्सवाना, हाथियों की मौत के कारण ये कंट्री चर्चा में है, वर्ल्ड में मैक्सिमम एलिफेंट यहीं पाए जाते हैं। माली का एक शहर मैंने आपको बताया था टिम्बकटू, कोरोना वायरस के कारण चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 9 मेंबर वर्किंग ग्रुप बनाई है जो श्योरिटी बॉन्ड पे सजेस्ट करेगा। आपको बताना है इस वर्किंग ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है। तो रिसेंटली IRDAI ने जी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में 9 मेंबर कमेटी या फिर वर्किंग ग्रुप बनाया है जो कि श्योरिटी बॉन्ड पे सजेशन देगा। अभी तक इंडिया के बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर में श्योरिटी बॉन्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। श्योरिटी बॉन्ड होता क्या है, तो ये एक 3 पार्टी गारंटी बॉन्ड होते हैं। इसमें देखिए कंपनी शामिल रहता है, कॉन्ट्रैक्टर शामिल रहता है और उसके अलावा एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन शामिल रहता है, चाहे वो इंश्योरेंस वाला हो चाहे बैंकिंग वाला हो। ये जो श्योरिटी बॉन्ड रहते हैं ये कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं, ये श्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए कि आपको काम इतने दिन में ही पूरा करना है तभी आपको इतना पेमेंट मिलता है। अगर काम उतने दिन में पूरा नहीं हो पाया और पेमेंट की कॉस्ट बढ़ गई तो ये जो ऊपर की कॉस्ट होगी ये आपको इंश्योरेंस कंपनी या तो फिर पे करेगी या फिर जिस बैंक ने गारंटी ली होगी। तो अभी इंडिया में ये श्योरिटी बॉन्ड यूज़ नहीं होते हैं। आप देखिएगा इनको यूज़ करने के लिए और इंडिया में क्या फ्यूचर है उसको देखने के लिए IRDAI ने 9 मेंबर कमेटी बनाई है जी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में। बात करते हैं IRDAI की, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 1999 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। 2001 में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस समय इसके चेयरपर्सन कौन है, तो सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्टेट गवर्नमेंट ने UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ MOU पर साइन किए हैं सस्टेनेबल बिजनेस रिलेशन के लिए। तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन कर दिए हैं सस्टेनेबल बिजनेस रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए। कल ही मैंने आपको बताया था UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के नए CEO जयंत कृष्णा अपॉइंट हुए हैं और आज मैं आपको बता रहा हूँ महाराष्ट्र ने सस्टेनेबल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ MOU पर साइन कर दिया है। जो महाराष्ट्र का MIDC है यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसने इस MOU पर साइन किया है। आप देखिएगा महाराष्ट्र को आप बता दूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस को कंट्रोल करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए। कितना, 10,000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस हुए हैं उनको बेयर कर सके महाराष्ट्र। आप यहाँ मैप में देख लीजिए, कैपिटल है इसकी मुंबई। पिछले कुछ दिनों से इसलिए चर्चा में है कि उसने प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था मास प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए, मास लेवल पर प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए महापरवना करके एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली NHAI चेयरपर्सन का टेन्योर कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके चेयरपर्सन हैं सुखबीर सिंह संधू। उनका कार्यकाल अगले 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। अब वो जनवरी 2021 में रिटायर होंगे। तो सुखबीर सिंह संधू का कार्यकाल 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं। आप देखिएगा, देखिए जो सुखबीर सिंह संधू हैं ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं, उत्तराखंड कैडर के। अब ये अगले 6 महीने तक NHAI के चेयरपर्सन बने रहेंगे। NHAI की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के तहत कार्य करता है और चेयरपर्सन मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड पार्क्स को रिवैम्प करने के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट को 4,000 करोड़ फंड प्रोवाइड किया है।
तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटका को 4000 करोड़ रुपए दिए हैं फूड पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, रिवैम्प करने के लिए। कर्नाटका इन 4000 करोड़ का यूज़ 4 यानी 4 जो है फूड पार्क्स को डेवलप करने में करेगा। फूड पार्क्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप की यहाँ पे खेती की जाती है और डायरेक्टली एक्सपोर्ट तक की फैसिलिटी अवेलेबल की जाती है इन फूड्स पार्क में। तो आप देखिएगा कर्नाटका गवर्नमेंट 4000 करोड़ का यूज़ 4 जो है फूड पार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए करेगी। कर्नाटका यहाँ मैप में आप देख लीजिए, कर्नाटक ये बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले जो माइग्रेंट लोग थे उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए स्किल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया था कर्नाटका गवर्नमेंट ने। उसके अलावा जो यहाँ के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, इन्होंने 108 फीट ऊंचे कॉपर स्टैचू की फाउंडेशन स्टोन रखी है। कहाँ पे? बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा के 108 फीट ऊंचे स्टैचू की आधारशिला रखी है बेंगलुरु में, आप इतना देखिएगा। उसके अलावा जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है उसमें बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की कैपिटल है वो 26 प्लेस पे है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। कर्नाटक के सीएम मैंने आपको बता दिया BS येदियुरप्पा, गवर्नर कौन है? बज्जू भाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने जितने भी कोचेस हैं यानी कोच यानी गुरुजी, इनके जो कार्यकाल को है कितने वर्ष के लिए फिक्स कर दिया है। रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्री यानी किरण रिजिजू जी ने अनाउंस किया है कि जितने भी कोच अब अपॉइंट होंगे वो 4 वर्ष के लिए फिक्स टेन्योर पे अपॉइंट होंगे, यानी 4 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किया जाएगा सारे कोचेस को। पर्पस क्या है? जो आपका 2024 ओलंपिक होना है और 2028 ओलंपिक होना है उसके लिए खिलाड़ियों की बेहतर प्रिपरेशन हो सके। और जो करंट में जितने भी कोचेस अपॉइंट थे पहले से, उनका कार्यकाल 30 यानी 30 सितंबर 2021 के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप ये फैक्ट याद रखिएगा। 2 दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था कि रिसेंटली MHRD और स्पोर्ट मिनिस्ट्री यानी हमारे किरण रिजिजू ने साथ में मिलके फिट इंडिया टॉक्स का इनॉग्रेशन भी किया था। ये मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 ये टूल किट जारी की गई है, आपको बताना है किसके द्वारा जारी की गई है। तो रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए टूल किट जारी की गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के लिए टूल किट जारी कर दी है। आप सभी को पता है ये मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी से एक चीज़ और याद आ रही होगी, कुछ दिन पहले ही PM स्वनिधि पोर्टल लॉन्च किया था हरदीप सिंह पुरी ने, यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया था। उस पोर्टल को सिडबी के द्वारा मैनेज किया जाएगा। उस पोर्टल को भी हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च किया था और अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की टूल किट भी हरदीप सिंह पुरी ने लॉन्च की है। इस बार का स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2021 के लिए कंडक्ट करवाना है, इसमें खास बात यह है कि एक नए अवार्ड की घोषणा की गई है। नए अवार्ड का नाम क्या है? प्रेरक दौड़ सम्मान। प्रेरक दौड़ सम्मान नाम का एक नया अवार्ड घोषित किया गया है। इसके लिए 5 कैटेगरी में लोगों को चुना जाएगा। दिव्य, अनुपम, उज्ज्वल, उदित और आरोही, ये 5 कैटेगरी हैं आपके प्रेरक दौड़ सम्मान की। जो स्वच्छ भारत मिशन का 6th एडिशन है, ये लॉन्च कर दिया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। इस 6th एडिशन में ये प्रेरक दौड़ सम्मान दिया जाएगा। जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है, इसको 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। स्वच्छ भारत अभियान में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अर्बन के लिए, एक रूरल के लिए। अर्बन मिनिस्ट्री कौन देखती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत अभियान के अर्बन कंपोनेंट को देखती है। जो रूरल कंपोनेंट है उसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत सप्ताहिकी नाम के संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली AIR ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत सप्ताहिकी नाम के संस्कृत न्यूज़ प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या होगा? प्रत्येक सप्ताह सैटरडे को यानी शनिवार को मॉर्निंग में 7:10 पे एक संस्कृत सप्ताहिकी नाम का न्यूज़ प्रोग्राम आएगा। इस पे 20 मिनट तक न्यूज़ आएंगी जो संस्कृत लैंग्वेज में आपको सुनाई जाएंगी। देखिए, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ये संस्कृत साप्ताहिकी न्यूज़ प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो की। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1956 में इसका नाम बदल कर आकाशवाणी कर दिया गया था। क्या? आकाशवाणी। देखिए, इसका मोटो बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में,
बहुजन हिताय एंड बहुजन सुखाय इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करने वाली सभी कंट्रीज़ में इंडिया की क्या पोजीशन है? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्ड करने वाला कंट्री है, यानी इंडिया की 5th पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉरेन करेंसी रिजर्व के मामले में। फर्स्ट कंट्री कौन सी है हाईएस्ट फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व वाली? तो चाइना के पास लगभग $3 ट्रिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है। सेकंड है जापान और थर्ड है आपकी स्विट्ज़रलैंड। तो आप देखिए इंडिया के पास इस समय 507 यानी 507 बिलियन डॉलर के आसपास फॉरेक्स रिजर्व है। इंडिया की जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको 10 महीने यानी 10 मंथ के इंपोर्ट के लिए फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने का मैंडेट प्राप्त है, यानी मिनिमम 10 मंथ का इंपोर्ट करने के लिए आपके फॉरेक्स होना चाहिए। लेकिन करंट सिचुएशन के अनुसार इंडिया 13 मंथ के लिए यानी 13 माह के लिए जो है इंपोर्ट कर सकता है आराम से। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर इसका इस समय जो है मुंबई में है, हालांकि स्टार्टिंग में कोलकाता में था। इस समय जो 25th आरबीआई गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने कोविड डिसइंफेक्शन के लिए यूनिसेवियर बॉक्स डेवलप किया है? तो रिसेंटली आईआईटी रुड़की ने यूनिसेवियर नाम का एक बॉक्स जो है डेवलप किया है। इसमें जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी को कोविड-19 से डिसइंफेक्ट किया जा सकता है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा? तो जो यूनिसेवियर बॉक्स है इसमें अल्ट्रा वायलेट सी रेस का यूज़ होगा, यानी यूवीसी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। आपको पता ही है अल्ट्रा वायलेट जो सी रेज़ हैं वो काफ़ी कम खतरनाक होती हैं, इसीलिए उस टेक्नोलॉजी का डिसइंफेक्शन में ज़रूर यूज़ किया जा रहा है। इस समय आईआईटी रुड़की एक बात से और चर्चा में है। आप सभी को मित्रों ऐप याद होगा, मित्रों ऐप, इसको जिसने डेवलप किया है शिवांक अग्रवाल, वो जो है आईआईटी रुड़की से बिलोंग करते हैं, तो आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में यानी 2019 में टोटल 53.6 मिलियन टन का ई वेस्ट जनरेट हुआ, जिसमें ग्लोबली अगर बात करें तो चाइना 10.1 मिलियन ई वेस्ट के साथ टॉप करता है। सेकंड नंबर पे आपका यूएसए आता है और इंडिया 3.2 मिलियन ई वेस्ट जनरेशन के साथ थर्ड प्लेस पे है। तो ग्लोबली अगर बात करें तो इंडिया 3.2 मिलियन ई वेस्ट जनरेट करता है, 3.2 मिलियन टन, और टोटल रैंकिंग क्या है इसकी? थर्ड। फर्स्ट प्लेस पे चाइना है, आप देखिएगा। ये जो यूएसए, चाइना और इंडिया हैं, ये तीनों सिर्फ अकेली मिला दी जाएँ तो ऑल ओवर वर्ल्ड का 38% ई वेस्ट जनरेट करती हैं, आप इतना याद रखिएगा। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुतेरेस। यूनाइटेड नेशन में जो है टोटल 193 मेंबर हैं, साथ ही साथ 2 एसोसिएट्स मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी वीक जो कि 20 जून से लेकर 4 जुलाई तक मनाया गया है, आपको बताना है किस ऑर्गन ने इसको सेलिब्रेट किया? तो रिसेंटली WHO यानी वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया गया। और ये जो वर्ल्ड एलर्जी वीक था, इसका थीम क्या था? तो थीम था एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19, यानी कोविड-19 के दौरान एलर्जी केयर नहीं रुकना चाहिए। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं WHO की, वर्ल्ड एलर्जी ऑर्गेनाइजेशन की। ये देखिए ऑल ओवर 89 इंस्टीट्यूशंस का जो है एक ग्रुप है। 1951 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? विस्कंसिन और यूनाइटेड स्टेट में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ग्लोबल फूड समिट 2020 के लिए जो इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप बन रहा है उसमें कितने इंडियंस को सिलेक्ट किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन चीफ यानी सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। उन्होंने ग्लोबल फूड समिट 2021 के लिए इंडिया से 2 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को सिलेक्ट किया है इंटरनेशनल साइंटिफिक ग्रुप में। आप रखिएगा, ये 2 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कौन हैं? डॉक्टर रतन लाल, इनके विषय में आप जानते ही होंगे, मैंने आपको पढ़ाया था
वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 डॉक्टर रतन लाल को दिया गया था। ये एक सॉइल साइंटिस्ट हैं। उसके अलावा डॉक्टर उमा लेले, ये फर्स्ट फीमेल हैं जिन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। ये फर्स्ट फीमेल हैं, आप देखिएगा। इन दोनों को इंटरनेशनल साइंटिस्ट ग्रुप में शामिल किया गया है यूएन चीफ द्वारा। किसके लिए? जो ग्लोबल फूड समिट 2021 होनी है उसके लिए। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लें कि ये इंटरनेशनल साइंटिस्ट ग्रुप के चेयरपर्सन कौन है, तो इसके चेयरपर्सन हैं डॉक्टर जोशिम वॉन ब्राउन। ये जो जर्मनी की बॉन यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ऑटो लोन कस्टमर्स के लिए जिप ड्राइव प्लान लॉन्च किया है? तो रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने एक जिप ड्राइव प्लान लॉन्च किया है अपने ऑटो लोन कस्टमर्स के लिए। इसमें क्या होगा, जैसे आप लोग कार लेने जा रहे हैं तो आपको एचडीएफसी बैंक 100% फंड प्रोवाइड करेगी जो ऑन रोड प्राइस होता है कार का वो। तो इसीलिए इन्होंने जिप ड्राइव प्लान लॉन्च कर दिया है। आप देखिएगा, पहले ये सिर्फ टियर 1 सिटीज़ के लिए था, लेकिन अब टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ के लिए भी है। आप नया रखिएगा। कुछ दिन पहले एचडीएफसी बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया था। मैंने आपको पढ़ाया था ई किसान धन ऐप। इसको एचडीएफसी बैंक ने हर गांव हमारा इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया था। तो हर गांव हमारा इनिशिएटिव किसका है? एचडीएफसी बैंक का है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसके सीईओ कौन हैं? तो आदित्य पुरी इसके सीईओ हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2 टाइम के ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियन लिन डैन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। आपको बताना है लिन डैन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं लिन डैन, आप देख सकते हैं। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। जो 2008 का बीजिंग ओलंपिक हुआ था और 2012 का लंदन ओलंपिक हुआ था, उन दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये हैं लिन डैन, चाइना से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, आप देखिएगा। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। चाइना, कल ही मैंने आपको बताया था, चाइना में G4 फ्लू करके एक वायरस खोजा गया है पिग्स में, यानी सुअरों में। तो आप ये भी याद रखिएगा। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन हैं और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन हैं। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।